दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। दोस्तों पूरे हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, और मैंने पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स जितने भी हैं उनका एक निचोड़ निकाला है और उस पे 25 प्रश्न बनाए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि सिविल सर्विसेज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इधर उधर की बात न करके हम सीधा चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द सी ऑफ गैलीली रिसेंटली टर्न्ड रेड? हाल ही में गैलीली सागर का लाल रंग हो जाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अ मैसिव ब्लूम ऑफ एल्गी दैट प्रोड्यूसेस रेड पिगमेंट। दोस्तों पहली चीज, ये अगर हम गैलीली सागर की बात कर रहे हैं तो पहली चीज इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये जो गैलीली सी है ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका रंग लाल हो गया है। तो दोस्तों ये किस कारण होता है? ये रेड एल्गी के कारण होता है, ठीक है। एल्गी जो है वो रेड पिगमेंट जो है वो ब्लूम करती है और उसको हम बोलते हैं रेड एल्गी ब्लूम। क्लियर? तो अलग अलग कलर्स की जो एल्गी होती है तो एल्गी ब्लूम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रेड पिगमेंट है तो इस कारण ये टर्न हो गया है रेड में। क्लियर? अब प्रश्न अगला ये आता है कि गैलीली जो सागर है कहां पे है? तो दोस्तों ये है इजराइल में, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, आई मेंशन इट। तो गैलीली जो है ये है इजराइल में और इसको किनरेट किनरेट लेक भी कहा जाता है और इसी को लेक टिब्रियासिस भी कहा जाता है। लेक टिब्रियास। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि एसोसिएटेड हैं गैलीली सी से, ठीक है, सी ऑफ गैलीली से। अब दोस्तों ये होता क्यों है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो जब इस तरह के एनवायरनमेंट होता है तो नेचुरली है इस तरह की घटनाएं होती ही होती हैं। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें कि ये जो गैलीली सी ऑफ गैलीली है ये एक फ्रेश वाटर लेक है और लोएस्ट लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स का निचोड़ निकालना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों का जवाब यही मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ एल्गी स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर? ठीक है, ये जो हमने अभी सागर की बात करी, गैलीली सी ऑफ गैलीली की, उसका जो लाल कलर हुआ है वो किस एल्गी के कारण हुआ है? उसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? तो दोस्तों ये है बॉट्रियोकोकस ब्रुनाई। बॉट्रियोकोकस ब्रुनाई। तो ये वो एल्गी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो सी ऑफ गैलीली के लाल होने का कारण है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो जनरल स्टडीज पार्ट 2 के लिए भी आई थिंक यूपीएससी वालों को ये प्रश्न जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं यहां से अगले प्रश्न की ओर।
तीसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट lion population estimation report, what was the approximate population of Asiatic lions in 2025? नवीनतम शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जस्ट मिनट, ये है 891। अब जैसा कि आपको पता है, एशियाटिक लायंस अगर हम इंडिया में बात करें तो गिर जो नेशनल पार्क है वहां पे ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो इनकी संख्या 2025 में हो चुकी है 891। वहीं प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि ये जो 891 संख्या है, तो पिछले 5 वर्षों में संख्या कितनी बढ़ी है? तो दोस्तों ये भी आप नोट करके रखिए कि पिछले 5 वर्षों में ये संख्या जो है 32% बढ़ी है। ठीक है, 32% का इंक्रीज आया है यहाँ पे। क्लियर? तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड एज अ पोटेंशियल सेकंड हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ देयर प्राइमरी रेंज इन गिर? जैसे मैंने बताया कि प्राइमरली जो एशियाटिक लायन है इंडिया में वो तो गिर में पाए जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक संभावित दूसरा एक आवास जो है वो उसकी तलाश की जा रही है, उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जहां पे इनको संरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो दोस्तों ये है गुजरात में। ठीक है, गिर और बारदा दोनों ही गुजरात में है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि गिर के अलावा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सेकंड हैबिटेट बनाया जाए, जहां पे जो एशियाटिक लायंस है उनको संरक्षण दिया जाए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है, अगर आपको कोई भी प्रश्न है, तो उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि मैं उसको उसका जवाब दे पाऊं। क्लियर है? चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन FAO फूड प्राइस इंडेक्स फ्रॉम जून टू जुलाई? ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अगर हम बात करें, सॉरी, तो ये है 1.6%। ठीक है, ये हर मंथ एनालिसिस करता है कि जितने भी इंडाइसेस हैं उन पे चर्चा की जाए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो FAO है वो किन इंडेक्स पे बात करता है, तो दोस्तों यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। पहला तो है सीरियल प्राइस इंडेक्स, सेकंड वेजिटेबल, प्राइस इंडेक्स, वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो मीट प्राइस इंडेक्स जो है, इस पे बात करते हैं ये। देन डेयरी प्राइस इंडेक्स और शुगर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो FAO जो है इन 5, एक सीरियल, दूसरा वेजिटेबल, तीसरा मीट, चौथा डेयरी और 5वां शुगर प्राइस इंडेक्स पे ये हर महीने जारी करता है। क्लियर? तो इस बार जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 1.6%।
डन। चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द यूज ऑफ E20 यानी इथेनॉल 20 फ्यूल इन ओल्डर नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स। व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन दीज व्हीकल्स? पुराने और मानकों का पालन न करने वाले वाहनों में इथेनॉल 20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। इन वाहनों में कौन सी विशिष्ट समस्या सामने आई है? तो दोस्तों ये है रफिंग, आइडलिंग एंड वॉन गास्टिक्स। अब दोस्तों दिक्कत कहां है? गवर्नमेंट जो है वो 20% ब्लेंडिंग की बात करती है इथेनॉल की, ठीक है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करती है। वहीं अगर हम दुनिया में बात करें, वर्ल्ड में बात करें, तो अमेरिका और ब्राजील ये दो सबसे बड़े इथेनॉल के प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। लेकिन यहाँ के जो गाड़ियां हैं उनके इंजन्स जो हैं इनके लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। लेकिन इंडिया की जो गाड़ियां हैं, आई थिंक अभी तक सिर्फ एक कंपनी ने मेंशन किया है कि वो जो इथेनॉल कंप्लायंस जो है उनकी गाड़ियां वो फॉलो करती हैं। लेकिन बाकी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनके इंजन्स जो हैं वो इथेनॉल के साथ जो है कंपैटिबल है। क्लियर? अब उससे दिक्कत क्या आ रही है? इंजन की जो एफिशिएंसी है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। बाकी इंजन में जो है वो कोरोजन का दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली डाउन आ रही है। क्लियर है? अब वहीं जो आर्टिकल इस बार द हिंदू में आया है उसमें दो चिंताएं जताई गई हैं इथेनॉल के बारे में। क्योंकि इथेनॉल का अगर हम दिक्कतों के बारे में बाद में बात करता हूं, पहले जरा हम दूसरी बात कर लें कि गवर्नमेंट जो है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करती है। क्लियर? ठीक है। गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 20% का कट ऑफ आएगा, लेकिन उसका फायदा जो है वो कंज्यूमर को नहीं मिल रहा, पहली चीज। सेकंड चीज जो है वो जो, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है आई थिंक 2023 से शुरू हुई थी और 2032 तक का आई थिंक टारगेट रखा हुआ था, लेकिन कि 20% तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी 20% ब्लेंडिंग होनी शुरू हो गई है। अब यहां पे जो इथेनॉल बनेगा वो या तो वीट से बनेगा, गेहूं से, या वो गन्ने से बनेगा। क्लियर? अब या फिर चावल से बनेगा। अब यहां पे अगर हम बात करें कि गन्ने से बनेगा या हम बात करें चावल से बनेगा, तो इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर कहीं किसान जो है वो इसी तरफ को चल पड़ा तो नेचुरली वाटर क्राइसिस आगे आने की उम्मीद है। ये जो राइटर हैं हिंदू में जिन्होंने लिखा है, पहला कंसर्न उन्होंने ये जताया है। सेकंड कंसर्न उन्होंने ये जताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान जो है वो पूरी तरह से इथेनॉल पे ही शिफ्ट हो जाए। तो भारत की जो जनसंख्या है वो तो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे फूड क्राइसिस शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को लेके ये आर्टिकल था। क्लियर? तो जहां तक गाड़ियों की बात है तो कंपैटिबिलिटी यहां देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंजन पे काफी फर्क पड़ रहा है। और यही E20 फ्यूल, E20 यानी इथेनॉल 20। आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन? तो दोस्तों 3-4 दिन पहले ये बहुत न्यूज चली हुई थी टीवी चैनल्स पे और जितने भी प्रिंट मीडिया है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जितने भी आवारा कुत्ते हैं। तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। क्लियर? लेकिन वहीं जो एनिमल लवर है उन्होंने वो दूसरे फेवर में बात कर रहे हैं कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके भी अपने राइट्स हैं।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पीछे जैसे हमने काफी न्यूज में देखा कि बच्चे जो हैं 15 साल से नीचे नीचे जो बच्चे हैं उनको डॉग्स ने काटा, उनमें रेबीज डेवलप हुई और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये काफी टॉपिक जो है वो चर्चा में रहा। तो यहाँ पे हर एक का एक अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन यहां से प्रश्न निकल के आता है। ऑफ कोर्स जितना भी जनरल स्टडीज के लिए जो क्वेश्चन निकल सकता है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बड़ा सिंपल है, आई थिंक सभी को पता है। हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन? तो दोस्तों इसका आंसर लुइस पास्चर। क्लियर? तो ये काफी आसान प्रश्न है, लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे प्रश्न आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द sacred relics of Lord Buddha recently sent from India to Singapore are also known as Kapilvastu relics. Where were these relics originally discovered in India? हाल ही में भारत से सिंगापुर भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कपिलवस्तु अवशेष के नाम से भी जाना जाता है। ये अवशेष मूल रूप से भारत में कहां पाए गए थे? क्लियर है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली ये काफी चर्चा में था, सिंगापुर में एक जिसे कहेंगे बोली लगाई जा रही थी, ऑक्शन थी। तो वहां पे इंडिया ने इंटरवीन किया, क्योंकि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से ही बाहर गया। तो भगवान बुद्ध के जितने भी जो चीजें थी उन पे भारत का हक होना चाहिए। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर आज से 127 साल पहले, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर 127 साल पहले जो ये रैलिक्स हैं, जिनको हम अवशेष बोलेंगे हिंदी में, वो यहां से वो ले गया था सिंगापुर। ठीक है, तो यहां पे इंडिया ने यहां पे इंटरवीन किया, उस बोली को रुकवाया, और जो प्रश्न पूछा गया है कि ये रैलिक्स ओरिजिनली कहां से डिस्कवर्ड किए गए थे, तो यूपी में एक जगह है पिपरावाहा या पिपराहवा। तो पिपराहवा यूपी में जगह है। ठीक है, जो ब्रिटिश यहां से ले गया था उस ब्रिटिश का नाम है, उस ब्रिटिश का नाम है विलियम क्लैक्सटन। विलियम क्लैक्सटन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूपी से ओरिजिनली जो है वो डिस्कवर किया गया था और यहां से ये सिंगापुर ले गया था। क्लियर? तो 127 साल के बाद ये वापस आया है, और मतलब इट्स नॉट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको वो किया है। यहाँ पे आपने एक गॉडरेज ग्रुप का नाम सुना होगा, तो ये गॉडरेज ग्रुप का एक इनिशिएटिव था। ठीक है, गॉडरेज ग्रुप। डन। चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, अ रिमूवल मोशन in the Lok Sabha must be signed by at least how many members before it can be admitted? लोकसभा में किसी भी निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? दोस्तों ये आर्टिकल जो है वो क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पे एक जज जिनका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा काफी चर्चा में रहे, इनके घर से जले हुए नोट प्राप्त हुए थे। तो अब इसमें इम्पीचमेंट मोशन जो है वो लाया गया है। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न क्योंकि देखिए इम्पीच मोशन जो है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, या तो वो लोकसभा में लेके आया जाएगा या राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन लाना है तो कम से कम लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्लियर? वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर, 50 मेंबर ऑफ
राज्यसभा के सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे क्या है, मोशन ले आए गए हैं लोकसभा में, और लोकसभा में वो पारित भी हो गया है। और अगला स्टेप जो लोकसभा अपनाती है, वो एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाती है यहां पे। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी बिठाती है। तो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, तो वो नोट कर लीजिए। एक जस्टिस अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार, ठीक है, ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सेकंड, महेंद्र मोहन। महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। और एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है बी वी आचार्य। बीवी आचार्य। तो ये 3 जो लोग हैं, ये अब जांच पड़ताल करेंगे। फिर उसके बाद अगर अगर दोषी पाया जाता है, फिर इम्पीचमेंट मोशन जो है उसको पास किया जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला केस नहीं है जहां पे किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ। क्लियर? जिन पे भी इम्पीचमेंट मोशन पहले आया है, उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। क्लियर? तो अगर यहाँ पे, क्योंकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, वो भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये उनका पैसा नहीं था, उनको फंसाया जा रहा है, तो अगर ये इम्पीचमेंट मोशन पास होता है, तो भारत के इतिहास में ये पहला केस होगा जहां पे किसी भी हाई कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, फॉर अ रिमूवल मोशन टू पास इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? व्हाट डज दिस मीन? संसद के प्रत्येक सदन में निष्कासन प्रस्ताव पारित होने के लिए उसका विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, a majority of total membership of the house and the majority of not less than 2/3 of the members present and voting। यानी दो तिहाई बहुमत यहां पे होना चाहिए, तभी किसी को निष्कासित यानी उसको उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी, इट वुड रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। डन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जुलाई 2025 अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज। हालिया समाचार के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? दोस्तों, राइट आंसर इज 1.55%। क्लियर? अब यहां तो गवर्नमेंट का डाटा ये कह रहा है कि 1.55% है। अब ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या मार्केट में जब आप जाते हैं, तो क्या आपको चीजें जो हैं वो सस्ते दामों में मिल रही हैं? तो अगर सस्ते दामों में मिल रही हैं, तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा मैसेज बॉक्स में। फिर अब अगर हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन है आइडियल इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिस्ट कितने मानते हैं? वो मानते हैं 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 2%। ठीक है, प्लस माइनस 2%।
यानी मैक्सिमम वो, अगर हम आइडियल की बात करें तो या तो वो 6% हो सकती है या वो 2% हो सकती है। यानी 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो उसको भी ब्रीच कर गई है, यानी चीजें बहुत सस्ती मिल रही होंगी मार्केट में अगर सरकार ये क्लेम कर रही है। तो यही एक आर्टिकल जो है वो आया हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स में भी, द हिंदू ने भी इसको उठाया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है और दैनिक जागरण में भी ये आया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, विच टू मेजर सीज डज द डार्डानेल्स स्ट्रेट कनेक्ट? अब ये डार्डानेल्स जो स्ट्रेट है ये रिसेंटली चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ आसपास फायर जो है वो काफी फैल रही थी। ठीक है, काफी फ्रीक्वेंट यहाँ पे जो आग लग रही थी, तो इसी से ये रिलेटेड है। पहली चीज, ये पाया कहाँ जाएगा? तो पहले तो इसका आंसर ले लेते हैं कि किन किन को ये कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, एगियन सी एंड द सी ऑफ मारमारा, ये एगियन सी और द सी ऑफ मारमारा को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि ये पाया कहाँ जाएगा। दोस्तों, ये पाया जाता है टर्की में। टर्की, जिसे अब आप तुर्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पाया जाता है टर्की और वर्तमान में इसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो स्टेट है, जैसे मैंने आपको एक पहले किसी वीडियो में बताया था, स्टेट वो जगह होती है जो कि बहुत नैरो होती है और बड़े बड़े शिप्स जो है वहां से नहीं गुजर सकते, या अगर गुजरेंगे तो बड़ी मुश्किल के साथ गुजरते हैं। क्लियर? तो हिंदी में इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। क्लियर? अब अगला एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ये जो डार्डानेल्स स्ट्रेट है ये किसको किस किस कॉन्टिनेंट को किस कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती है? तो दोस्तों, ये कनेक्ट करती है यूरोप एंड एशिया। तो ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। क्लियर? आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला, ये जो डार्डानेल्स स्ट्रेट है ये किन दो सीज को, किन दो सागरों को कनेक्ट करता है? तो एगियन सी एंड सी ऑफ मारमरा। कहाँ पाया जाता है ये स्ट्रेट? तो ये है टर्की में, जिसको वर्तमान में तुर्की कहते हैं। वहीं अगर पूछ लिया जाए ये किन दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, तो यूरोप और एशिया को। क्लियर? तो चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, व्हाई इज डार्डानेल्स कंसिडर्ड टू बी चोक पॉइंट इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड? ठीक है, डार्डानेल्स को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में चोक पॉइंट क्यों माना जाता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बहुत नैरो है। ठीक है, तो इट्स नैरोनेस अलाउज फॉर इजी कंट्रोल ऑफ शिप्स, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है नहीं है, तो शिप पे निगरानी रखने के लिए काफी आसानी होती है। क्लियर? तो इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। यहां से बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन behind the global semiconductor chip shortage that began in 2020? 2020 में शुरू हुई वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप की कमी के पीछे प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों, अब ये क्यों चर्चा में था? अभी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया और वहां पे बात आई सेमीकंडक्टर की। दोस्तों, सेमीकंडक्टर आसान भाषा में इसको समझना हो तो एक चिप, ये एक चिप है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें इनका प्रयोग होगा, जितने भी आपके मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हम लेंगे वहां पे सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। क्लियर?
अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें, दोस्तों 2020 में अगर आपको याद हो, कोविड पेंडेमिक हुआ था। अब यहाँ पे डिमांड ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे चेन, जो सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो गई थी। क्लियर? अगर हम दुनिया में बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता जो है सेमीकंडक्टर का या चिप्स का, वो है फॉक्सकॉन। ठीक है, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। वहीं अगर हम बात करें फॉक्सकॉन और चाइना, ताइवान और चाइना की बात करें, तो चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और धमकी देता रहता है कि इसको हम इस पे कब्जा कर लेंगे। तो अगर वहां पे कोई भी इशू आता है, तो नेचुरली है पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड है वो ज्यादा होने के कारण, लेकिन सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी, सारी दुनिया को खतरा है। क्लियर? और एक जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की, वो भी रिसेंटली न्यूज में थी, एनवीडिया। ठीक है, तो वो थी एनवीडिया। एनवीडिया के आपने ग्राफिक कार्ड्स भी देखे होंगे। ठीक है, तो दुनिया में होड़ लगी हुई है कि कौन अपने देश में सेमीकंडक्टर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी वो अपने लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है सिलिकॉन। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके लिए काफी पानी की भी जरूरत होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम अर्थ के क्रस्ट में बात करें, एल्युमिनियम का प्रयोग होगा इसमें ऑफ कोर्स, और ये पाया जाता है पाउडर की फॉर्म में। तो काफी डिफिकल्ट एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इंडिया भी इस कोशिश में लगा हुआ है, अमेरिका भी और इंग्लैंड भी। क्लियर? तो इंडिया बेसिकली क्या चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु बन जाए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। क्लियर? तो जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, तो 2020 में जो कोविड पेंडेमिक हुआ था उसकी वजह से डिमांड तो ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि गाड़ियों की जो वेटिंग थी वो बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि उनके पास चिप ही नहीं थी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स वर नॉट अवेलेबल। तो ये एक प्राइमरी रीजन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करी सेमीकंडक्टर में, तो अगला प्रश्न उसी पे आधारित है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आईएसएम? भारत सेमीकंडक्टर मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे भारत चाहता है कि यहाँ पे बाहर के जितने भी देश हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंडिया में बने, और इंडिया जो है फिर उनको एक्सपोर्ट करे। क्लियर? अगला प्रश्न भी इसी पे आधारित है। अपार्ट फ्रॉम माइक्रोन, which other major international company has recently partnered with an Indian conglomerate to set up a semiconductor lab आना था यहाँ पे, lab in India? ठीक है, माइक्रोन के अलावा किस अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर फैब, ठीक है फैब ही आएगा, फैब स्थापित करने के लिए एक भारतीय समूह के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है वो है फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन ने इंडिया की एक कंपनी के साथ जो है एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये जो फॉक्सकॉन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ताइवान की कंपनी है ये। क्लियर?
वहीं अगर हम माइक्रोन की बात करें, माइक्रोन जो है ये यूएस बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने गुजरात में अपना प्लांट लगाया है। क्लियर है? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, विच कंसोर्शियम led by Bengaluru based company recently won the bid to build and operate India's first fully indigenous commercial earth observation satellite constellation। ठीक है, बेंगलुरु स्थित कंपनी के नेतृत्व में किस कंसोर्शियम ने हाल ही में भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन ईओ अर्थ ऑब्जर्वेटरी उपग्रह समूह के निर्माण और संचालन के लिए बोली जीती है? तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ये चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ्यूचर में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं वो भी सैटेलाइट की मार्केट में आए, ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। क्योंकि विश्व गुरु आजकल बड़ा एक कॉमन वर्ड है जो चला हुआ है, सारे लोग विश्व गुरु की बात करते हैं। ठीक है, तो अब प्राइवेट कंपनीज भी जो हैं इस फील्ड में उनको अलाउ कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जो है वो है पिक्सल। तो पिक्सल जो है, पिक्सल लेड कंसोर्शियम यानी एक समूह है जिसको लीड किया पिक्सल ने। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो वो मैं यहां आपको बता देता हूं। पिक्सल ने तो लीड किया, इसके बाद पियरसाइट स्पेस, पियरसाइट स्पेस, सैटश्योर एनालिटिक्स, इंडिया, और आखिरी है ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस, ठीक है। यहां टोटल 12 सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, और उनको लॉन्च किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये ट्रिपल पी मॉडल पे इसको चलाने का फैसला किया है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और सभी प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज इज नोन फॉर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट द विक्रम एस? दोस्तों ये विक्रम साराभाई जी के नाम पे समर्पित था, ठीक है, और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये किया था, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। और जब ये लॉन्च हुआ था तब बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगे ये फ्यूचर में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो आजकल ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये प्रश्न भी आ जा सकता है, ठीक है। यहां पे रॉकेट की बात हो रही है, नॉट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो रॉकेट जो बनाया था इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, वो विक्रम एस था, और इसको बनाया था स्काई रूट एरोस्पेस ने, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 19वां। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ श्रेष्ठ, द इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सूचकांक श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। क्लियर? ये बेसिकली जितने भी ड्रग्स बनाने वाली, दवाइयां बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे ये आधारित है, ठीक है।
बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज वन ऑफ द मेन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेसिंग लेक विक्टोरिया टुडे? दोस्तों, दो जो झीलें हैं उनके बारे में एक आर्टिकल आ रखा है। ठीक है, दो मेजर, और लेक विक्टोरिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न ये पूछा गया है, विक्टोरिया झील के सामने आज मुख्य पारिस्थितिक समस्याओं में से एक क्या है? तो दोस्तों, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है इन्फेस्टेशन बाय इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जो हाइसिंथ है ये सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है इन दो झीलों पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी हाइसिंथ की। अगर प्रॉब्लम देखें तो साउथ अमेरिका से ये स्टार्ट हुई, लेकिन वर्तमान में ये सारी जगह फैलती जा रही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके तालाब में हरे रंग, तालाब जो है हरे रंग की काई से ढक जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वहां तो काई नहीं, यहाँ पे तो एक जो हाइसिंथ है, घास जो है वो डेवलप हो जाती है और धीरे 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 ये आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए इसको इन्वेसिव वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। क्लियर? अब यहां समस्या क्या है, अगर हाइसिंथ यहाँ पे पूरे पूरे विक्टोरिया लेक को कवर कर लेती है तो बहुत समस्याएं आएंगी। पहली समस्या, यहां पे अगर कवर कर लिया तो यहाँ पे जितनी भी लाइट है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी और अल्टीमेटली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होगी, और उससे जितने भी अ, पानी के जानवर होते हैं उनको दिक्कत आएगी, जितनी मछलियां वगैरह हैं उनको दिक्कत आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है, इसको कहा गया है कि इसको सभी दुनिया में सारे लोगों को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए ये काफी चर्चा में थी। तो एक तो ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है, आपको पता है ये ईस्ट अफ्रीका में है। लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, एंड कहां कहां पे है इसकी जो लेक है? इट इज शेयर्ड बाय केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। यहां पे एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है? क्लियर? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। एक और झील जिस पे सेम प्रॉब्लम जो सामना कर रहा है, सेम सामना कर रही है जो झील। तो प्रश्न है, विच लेक इज द रामसर साइट रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? कौन सी झील रामसर साइट है जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों, ये है लेक नैवाशा। लेक नैवाशा। सेम हाइसिंथ वाली प्रॉब्लम जो है वो दो झीलों, यही एक जो न्यूज़पेपर है उसमें दो झीलों का उल्लेख किया गया है, तो दोनों की दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो लेक नैवाशा ये एक रामसर जो वेटलैंड है वो भी है, लेक विक्टोरिया नहीं है। ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है वो रामसर वेटलैंड नहीं है। ठीक है, तो ये है लेक नवाशा। और दोस्तों, लेक नवाशा जो है ये है केन्या में। क्लियर? तो यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 22वां प्रश्न है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीसेंट जीएसटी रिफॉर्म proposal aims to simplify the tax structure by moving from 4 slab system to how many main slabs? सबसे महत्वपूर्ण हालिया जीएसटी सुधार प्रस्ताव का उद्देश्य 4 स्लैब प्रणाली से कितने मुख्य स्लैब में स्थानांतरित करके कर संरचना को सरल बनाना है? तो
हमारे प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि दिवाली पे मैं आपको तोहफा दूंगा, तो वो जो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे वो जीएसटी की ही बात कर रहे थे। तो वर्तमान में जो जीएसटी की स्लैब्स हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% है। तो अब कोशिश की जा रही है इसको दो स्लैब्स में लाने की। ठीक है, दो स्लैब्स में लाने का प्रपोजल है। एक है 5% और दूसरा होगा 18%। तो अभी तक जो चर्चा में है तो वो यही है कि 5% और 18%, ये दो स्लैब्स रह जाएंगी। क्लियर? तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम से ये चर्चा थी कि इंडिया में जो टैक्स की जो सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम, वो बहुत अजीब सा है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो विपक्ष के जो नेता है वो तो इसको जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। दिवाली पे तोहफे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरियो बुल फाइटिंग इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? धीरियो बैल लड़ाई एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। दोस्तों अगर आपने टीवी में देखा हो तो एक स्पेनिश बुल फाइटिंग भी होती है। क्लियर? स्पेनिश बुल फाइटिंग। अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि बुल फाइटिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो काफी एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ की जो बुल फाइटिंग है और जो स्पेन की जो बुल फाइटिंग है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो बैल है, जो बुल है, जब वो ग्राउंड छोड़कर भाग जाता है तब खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्पेनिश बुल फाइटिंग है, जब तक बैल मर नहीं जाता तब तक वो चलती है। क्लियर? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ गोवा के लोग ये बोलते हैं कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, तो उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए हम यहाँ पे सरकार से ये अनुरोध करते हैं। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। 24वें प्रश्न की ओर है। ज्वानेइंग माइन इज लोकेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्री? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये भी रिसेंटली खबरों में था। क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की गई है, क्योंकि ये माइन है, माइन में नेचुरली है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि अगले 20 साल तक यहाँ पे माइनिंग की जा सके। तो दोस्तों ये है बोत्सवाना, अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना। तो ये वहां पे है ज्वानिंग ज्वानिंग माइन। ठीक है जी। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ आइडियोनेला काइनेसिस Saccharomyces is considered significant because it was the first known organism definitely degrade PET as primary carbon and energy source. What does this mean? Ideonella saccharensis की खोज एक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये पहला ज्ञात जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, माइक्रोब, जिसने पीईटी को प्राथमिक कार्बन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में निश्चित रूप में विघटित किया। इसका अर्थ क्या है? दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम नेचर को खराब कर रहे हैं, ठीक है, जो हम नेचर को खराब कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज करके, और अगर एक बार एक प्लास्टिक को कहीं पे भी दबा दिया जाए तो आई थिंक 150 साल, जो अलग अलग आर्टिकल्स कहते हैं कि 150 साल तक ये डिसॉल्व नहीं होता। तो अब नेचर ने अपने आप को रिकवर करने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब, ठीक है, वो बना दिया है नेचर ने, जिसका नाम है आइडियोनेला सैक्चारेंसिस। ठीक है, तो इसका पहले आंसर ले लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इट कैन यूज पीईटी एज इट्स मेन और सोल सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लास्टिक को ही अपना फूड मानता है और उसको इसी से एनर्जी मिलेगी सर्वाइव करने के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली है, इसे हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। तो दोस्तों इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई थी जापान में, इसलिए नाम भी वैसा ही है। ठीक है, डिस्कवरी हुई थी जापान में। और वहां पे अगर हम पीईटी, प्लास्टिक जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, यहाँ पे पीईटी जो है, पीईटी पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थालेट, तो पॉलीइथीन टेरेफ्थालेट को जो पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट जो प्लास्टिक है उसको ये डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, जिस प्रोसेस का ये प्रयोग करता है उसको डिसॉल्व करने के लिए, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा इसके द्वारा ये इसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, यानी एक ऐसा नेचर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार किया है जो प्लास्टिक को खाएगा और उसी से ये जीवित रहेगा, अपने लिए एनर्जी प्राप्त करेगा। और इसकी डिस्कवरी जो है वो जापान में हुई थी। क्लियर? तो यहां समाप्त होते हैं हमारे 25 प्रश्न। और जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि पूरे हफ्ते का जो निचोड़ है उसके बेस पे मैंने ये 25 प्रश्न बनाए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर आप इन 25 प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे अखबारों का जो निचोड़ है, क्रक्स है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, आने वाले एग्जाम्स में आपका ये साथ देगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। क्लियर? चलिए दोस्तों, अपना वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बीच में मैं एक और क्विज का, अभी जैसे मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में एक क्विज बनाया था, तो महात्मा गांधी जी पे ही मैं एक और क्विज बनाऊंगा, तो इंतजार करते रहिए। ठीक है, और अपने मैसेजेस जरूर करिए। तो वीडियोस यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।